बुधवार की सुबह तैयार हो जाइए बड़े एक्शन वाले दिन के लिए, जहां दुनिया भर के बाजारों से जबरदस्त मजबूती के संकेत है और विक्रम संवत 2080 की जो दमदार शुरुआत होती दिखी है भारतीय बाजारों में, वो और आगे बढ़ती नजर आएगी। क्रिकेट के मैदान पर भी एक्शन है भरपूर, बड़े गैप से डबल सेंचुरी मारने को है तैयार निफ्टी भी। तो आइए इस ऐतिहासिक ट्रेडिंग सेशन में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। तैयार हो जाइए जबरदस्त मिड वीक सेशन के लिए। आज एक दिन की छुट्टी के बाद हम आ रहे हैं, तो मूड तो सबका वैसे भी अच्छा है, बट जो बाजार और क्रिकेट मैच में होने वाला है दोनों पर हमारी नजर है। आज तो सिर्फ ऐसे एक्चुअली लगा था कि आज क्रिकेट मैच पर फोकस होगा, बट बाजार भी एक्शन में आ गया। बट पहले तो क्रिकेट की बात कर लेते हैं। सर, तैयार हैं आज के एक्शन के? 100%। और वो कहते हैं कि लव मी और हेट मी, डोंट इग्नोर मी। यस, ये हमारा मार्केट है कि लाइमलाइट आप मत लेके जाइए, बाजार की लाइमलाइट तो बाजार की रहेगी। और ऑफ कोर्स पूरा देश इस वक्त क्रिकेट में है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और आज वानखेड़े में पहला सेमीफाइनल है न्यूजीलैंड के साथ। बड़ा रोचक और बढ़िया मुकाबला होना चाहिए, ये न्यूजीलैंड वाले सोचते हैं। हम तो ये सोचते हैं कि हम आसानी से जीतेंगे और मजेदार तरीके से जीतेंगे। ये मेरा पूरा भरोसा है। पूरा भरोसा है? बिल्कुल भरोसा है। कुछ प्लान्स हैं मैच के? बिल्कुल प्लान है, 100% प्लान है। 9 मैच लगातार जीत चुके हैं और 10वां मैच जिताना है अभी वानखेड़े में जाकर। अरे वाह, आज बिल्कुल। हाँ, लेकिन चिंता न करें, क्लोजिंग वाला शो करने के बाद जाऊंगा। अब थोड़ा बहुत छूटेगा, लेकिन अल्टीमेटली तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। जैसे मैं कहता हूँ 9:15 कहाँ खुल रहे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, 3:30 पर कहाँ बंद हो रहे हैं। करेक्ट। तो ठीक है, 2 बजे क्या होता है वो कम इम्पोर्टेंट है, लेकिन अल्टीमेटली जब मैच खत्म होता है उस वक्त क्या होता है, तो मैं मैच खत्म करवाने के लिए जाऊँगा। दीप जाना इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि अब तक वर्ल्ड कप के जितने मैच मैंने, चाहे वो इंडिया में हुए हों चाहे इंडिया के बाहर हुए, जितने मैच मैंने देखे हैं अब तक का टचवुड अपना रिकॉर्ड है, एक भी मैच इंडिया हारी नहीं है। और मैं अपना वो रिकॉर्ड बरकरार रखना चाहता हूँ, इसलिए मैं मैदान में जाके सपोर्ट करना चाहता हूँ। 100% सर, और हमारा भी पूरा सपोर्ट है। आप भी जाइए, इसका बदला तो लेना ही है। करना है, बिल्कुल करना है, बिल्कुल करना है। सेमीफाइनल में ही हो रहा है। तो एक तरफ हमारी दमदार परफॉर्मेंस, अब तक बिल्कुल एक भी मैच नहीं हारने का ट्रैक रिकॉर्ड, और दूसरी तरफ सामने सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप में अगर हम किसी से हारते हैं तो वो न्यूजीलैंड है ना। सो दोनों के बीच एक वो ट्रैक रिकॉर्ड और एक माइंडसेट, दोनों के बीच में तगड़ा मुकाबला होगा। और उसमें और देखिए क्या सही वक्त पर फॉर्म में आए हैं केएल राहुल, श्रेयस अय्यर। मतलब एक्चुअली बताऊँ ना, इनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम मालूम क्या है, बोले एक को आउट करे दूसरा आता है, दूसरों को करे तीसरा आता है, तीसरों को जो मतलब आउट विकेट लेके खुशी भी नहीं मना पाते। करेक्ट, ऐसी हालत है। ये स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप है और बॉलर्स ने तो इस जो वर्ल्ड कप में कमाल किया, वो तो मतलब आज तक ऐसा पेस अटैक हिंदुस्तान का शायद ही कभी रहा हो। बिल्कुल, तीनों पेसर्स की जबरदस्त, इनफैक्ट हर प्लेयर अपना वेट इस टीम में अपना कैरी कर रहा है, तो बढ़िया वहाँ पर एक्शन है। और आपने एक कुछ ट्वीट भी डाला है दर्शकों से, कुछ मैंने एक रील डाली है, और रील ये डाली है कि भाई आज अगर आपको ख्वाहिश दो में से एक पूरी करनी, दो मतलब ऑप्शन ज़्यादा नहीं, 2 में से एक ही, कि निफ्टी 200 पॉइंट ऊपर बंद हो या भारत मैच जीते, दोनों में से आप क्या चाहते हैं? ऐसा मत लिखना, बहुत वाले के सवालों के जवाब है ना कैंसिल माने जाएंगे। हाँ, एक चूज करना है। वो तो बड़ा आसान है, वो तो मैं भी बोल सकता हूँ, दोनों ही चाहता हूँ। एग्जैक्टली, दोनों में से एक, निफ्टी 200 पॉइंट ऊपर बंद हो या भारत जीते। और मेरा जवाब भी बताऊंगा, बताएंगे थोड़ी देर में। ठीक है, पहले लोगों के जवाब आने दो, नहीं तो लोग है ना इन्फ्लुएंस्ड हो जाएंगे। तो आप अपने मन से जवाब लिख के भेजिए, फिर मैं अपना जवाब बताता हूँ। चलिए, डबल सेंचुरी तो हमें चाहिए, अब कौन सी वाली ये पूछ रहे हैं, बताएंगे अनिल जी। आप भी जाइए अनिल जी के ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, और रिप्लाई करके हमें अपने कमेंट्स और व्यूज भी भेजिए। तो चलिए, मैच पर तो पूरा फोकस है, इंडियन टीम को हमारा पूरा सपोर्ट है आज के लिए। अनिल जी बताएं और कहाँ पर रखनी है नजर, क्योंकि जितना बढ़िया आज मैच होने वाला है उससे ज्यादा या उतने ही बढ़िया ग्लोबल मार्केट्स, हमारे मार्केट्स के संकेत आ रहे हैं सर। बिल्कुल, संकेत बहुत दमदार है दीप, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और देखिए दिवाली के दिन मैंने स्पेशली इसीलिए अच्छा स्टार्ट करें उससे पहले एक बार जरा आज के ट्रिगर्स बता दी जाए। अमेरिका की महंगाई दर 3.2% पर आई है, अनुमान से थोड़ी कम रही है, लेकिन इंटरनल्स जो है महंगाई के वो बहुत मजबूत आते हुए दिखे, वो बाजार को पसंद आते हुए दिखे। और 10 साल की बॉन्ड यील्ड 4.5% के नीचे, और डॉलर इंडेक्स जो 106.50 के आसपास चलता हुआ दिख रहा था, अब 104 के भी नीचे आता हुआ दिखा। डॉलर की कमजोरी और बॉन्ड यील्ड का गिरना बाजारों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है। 2 दिनों में डाउ 550 अंक दौड़ा, तो नैस्डैक में 325 अंकों की रही है दमदार मजबूती। और भारत में भी महंगाई के आंकड़े 5 महीनों के निचले स्तर पर 5% के नीचे आते दिखे। मतलब बुधवार की सुबह मिड वीक ट्रेडिंग सेशन है, इससे बढ़िया संकेत मुझे याद नहीं आता पिछली बार दीप ने कब बताए थे। बिल्कुल सर, ये तो बात आपने एकदम सही बोली कि इतने बढ़िया संकेत हमने नहीं देखे थे।
एक क्रेडिट मैं आपको देना चाहूँगा सर, ये आपने मूव प्रेडिक्ट करी थी और दोनों पे प्रेडिक्ट करी थी, यूएस मार्केट पर भी और हमारे बाजारों में भी। इनफैक्ट मुझे याद है कुछ समय पहले जब बॉन्ड यील्ड 5% के ऊपर थी, कच्चा तेल 96, 97, 98 डॉलर्स पर चला गया था, डॉलर इंडेक्स आपका 106 के ऊपर रोज ट्रेंड कर रहा था और डाउ पर और बाकी अमेरिकी बाजार पर प्रेशर आ रहा था, आपने कहा था कि ज़्यादा समय तक ये टिके ऐसा ज़रूरी नहीं है, ऊपर गया है हाँ, बट ये पीक आउट के संकेत दे रहा है। और उसके बाद देखिए क्या एक्शन हो गया। एक बार मैं आपसे इस पर पूछना चाहता हूं, आपने हिंट तो ऑलरेडी दे दिया, पहले देख लेते हैं कुछ समय पहले ही अनिल जी की क्या प्रेडिक्शन थी अमेरिकी बाजारों को लेकर। तमाम जितनी भी आशंकाएं हैं, अनिश्चितताएं हैं, ब्याज दरें ऊपर की तरफ है, महंगाई जैसा फेड चाहता है वैसे नीचे नहीं आती हुई दिख रही है, इन सब के बावजूद, और जो डर है लोगों के हायर फॉर लॉन्गर का, मैं बोल रहा हूँ उस सब के बावजूद अमेरिकी बाजार नए हाई बनाएंगे, इसकी मुझे पूरी पूरी उम्मीद है। ओके, तो ये है आपके लिए व्यू। मुहूर्त के दिन भी आपने बोला था, मुझे याद है 26 अक्टूबर को बोला था ये। 25 और 26 अक्टूबर को तब लग रहा था कि सब और खराब होने वाला है, ट्रेंड बिगड़ने वाला है। तब हमने कहा था कि ये पीक होने के संकेत सारे दिख रहे हैं। और हाँ, ये जरूर मैं कहूंगा कि इतना जल्दी पीक होकर इतना जल्दी इतनी तेजी से घटेंगे ये अंदाज नहीं था, लेकिन घटेंगे ये कॉन्फिडेंस था। और 26 अक्टूबर को भारतीय बाजारों ने भी अपना लो बनाया था। एनीवे, पहले अमेरिकी बाजारों की बात करते तो अमेरिकी बाजारों में बिल्कुल क्लियर कट व्यू है कि जैसे ही आपको महंगाई कम होने के और ब्याज दरों के घटने के संकेत आते देखेंगे, अमेरिकी बाजार तेज दौड़ लगाएंगे। ये हमारी दिवाली के दिन की कमेंट्री थी और इसलिए आपको याद होगा दिवाली के दिन कई लोग पूजा वगैरह में व्यस्त होते, तो हमने इसलिए सोमवार सुबह भी वापस से रिपीट किया कि ताकि आप भूले ना। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी कही थी कि नैस्डैक ज्यादा भागेगा डाउ के मुकाबले में, और वही होता हुआ दिख रहा है। अब क्या हुआ है, क्यों 500 पॉइंट की तेजी बनी, इसका जरा विश्लेषण कर लेते हैं। महंगाई के आंकड़े 3.3% की उम्मीद थी, आए 3.2%। कौन सा बड़ी बात है भाई, 0.1% तो हम राउंड फिगर में ही छोड़ देते हैं। ऐसा क्या हो गया भाई, इतनी भागने की क्या जरूरत है? मतलब ऐसा तो नहीं कि 3.25% सोचे थे, 3 या 3.25% आ गए हो, करेक्ट? उतने मजबूत तो नहीं है, लेकिन अमेरिकी बाजारों ने क्या पढ़ा है इन आंकड़ों में, इन आंकड़ों के विश्लेषण में अंदर जाकर आप देखेंगे तो कुछ डेटा ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जिससे आगे आने वाले समय में महंगाई के डायरेक्शन को लेकर एक आपको पूरा क्लियर कट व्यू बनता है। वो आंकड़े काफी तेजी से घट कर आए। सो आप खाली 3.3 से 3.2 देखेंगे तो लाइफ में कंफ्यूज ही रहेंगे। करेक्ट। तो अरे यार इसमें कैसे 500 पॉइंट बढ़ सकता है? और ये किसी का भी सवाल होना चाहिए, हो सकता है, होना भी चाहिए कि आप 10 बेसिस पॉइंट पे इतना नहीं भाग सकते, करेक्ट? तो जो इंटरनल्स हैं महंगाई के वो बहुत मजबूत है, पहली चीज। दूसरी चीज, इन इंटरनल्स के दम पर क्लियर कट ये संकेत आ गया आपके लिए कि भाई अब अगली 2 पॉलिसी में, दिसंबर भी और दिसंबर के बाद भी ब्याज दरें नहीं बढ़ेगी। और इस वक्त अमेरिका में 0% लोग, 0% लोग मान रहे हैं कि ब्याज दरें अगली 2 पॉलिसी में नहीं बढ़ेगी, बढ़ेंगे मान रहे हैं वो 0% है। 100% ये मान रहे हैं कि ब्याज दरें अब 2 पॉलिसी तक नहीं बढ़ने वाली है, ठीक है? ये तो एक छोटे से आंकड़े से यह फर्क पड़ता है। एक और चीज, भले पावेल साहब ने कोशिश की थी बॉन्ड मार्केट को ठंडा करने की, लेकिन एक बार फिर से बॉन्ड मार्केट आगे निकला है, क्योंकि बॉन्ड मार्केट ने ये पढ़ लिया है कि ब्याज दर तेजी से एक्शन में आता हुआ दिखा है। सो एक तो ये कि आपका यूएस बॉन्ड यील्ड का हम 5% के ऊपर टेंशन में चल रहे थे, तो हम 4.25% के आसपास से शुरू हुए थे और मैंने बोला वहीं पर जा रहे हैं। याद है अपनी परसों यही बात हो रही है कि 4.25% की तरफ जहां से हम शुरू हुए वहीं पर ऑलमोस्ट यहीं से शुरू हुए थे। सेम डॉलर इंडेक्स आपका 102.50 से शुरू हुआ था, आप वापस से 104 के नीचे आ गए 106.50 देखकर। तो डॉलर इंडेक्स भी कमजोर होना इक्विटी के लिए अच्छा है, सोने के लिए अच्छा है, मेटल्स के लिए अच्छा है। सो आई थिंक ओवरऑल इससे बढ़िया संकेत नहीं मिल सकता। इन संकेतों के बीच में एक और ग्लोबल संकेत है जिसको भूलना नहीं चाहिए। आज अक्टूबर महीने के चीन में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के नंबर आए 4.6%, ठीक है? ये अप्रैल के बाद से सबसे बेस्ट नंबर है सर। सो सबसे बढ़िया ग्रोथ अप्रैल के बाद चाइना में भी आती हुई दिखी है। करेक्ट सर। 6-7 महीनों की बढ़िया ग्रोथ है, उनके भी आंकड़े मजबूत है। अब इससे ज्यादा क्या चाहिए, मतलब और क्या, मतलब ग्लोबल मार्केट में मतलब आप छुट्टी के बाद आओ और ये तो सोचो भी ना, वैसा वाला माहौल हो गया। सो आई थिंक फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स कह सकते हैं। तो ग्लोबल मार्केट से संकेत बहुत दमदार है, इसमें कोई डाउट नहीं। और हमारा व्यू बहुत क्लियर है, दिवाली के दिन भी था, आज भी है। अमेरिकी बाजार नए हाईस की तरफ बढ़ रहे हैं, बनाएंगे, नया हाई बनाएंगे। डाउस के मुकाबले में नैस्डैक की तेजी रहेगी, बिल्कुल रहेगी। डॉलर इंडेक्स, कच्चा तेल और आपके बॉन्ड यील्ड्स पीक आउट कर चुके हैं, बिल्कुल कर चुके हैं। और ये संकेत अब तो हर आदमी कहेगा, लेकिन 26 अक्टूबर को 25 और 26 अक्टूबर को जब हाल बहुत बुरा था
सब लोग बहुत बुरे तरीके से डरे हुए थे, तब हमारी राय थी कि नहीं डरिए मत, नहीं डरिए। बल्कि मेरे को याद है ये बिल्कुल, और मुझे वो लाइन भी आपकी याद है, 24 घंटे 25 घंटे 25 घंटे 25 घंटे, क्योंकि हमने 2 बजे बात की थी, 2 बजे बात की, 2:30 बजे बात करी, 3:30 बजे अगले दिन की एक्सपायरी थी। एक्सपायरी से एक दिन पहले बुधवार के दिन आपने कहा था, उस हफ्ते से ही आपने एक्चुअली शुरुआत कर दी थी कि ये एक्सपायरी निकाल दीजिए, और फिर एक्सपायरी से एक दिन पहले भी ये बात। दीप, इस बार जो कोशिश है पूरी, वो कोशिश यही कि आपका बाजार का बड़ा मूव मिस नहीं होना चाहिए, चाहे वो मार्च अप्रैल के अंत से हमने मिड कैप शेयरों के बड़े मूव को पकड़ा हो, आप देखिए, और बीच बीच में कई बार लोगों ने आज कोई वापस चर्चा नहीं करता है लार्ज कैप वर्सेस मिड कैप, खत्म हो गई है ना, मतलब सिर्फ है ना 3 दिन मिड कैप शेयर क्या गिरे, चर्चा खत्म। मतलब क्या होता है, कई बार आपको अपना ईगो सेटिस्फाई करना होता है। 3 दिन मिड कैप गिर गए ना, तो जिन बड़े लोगों के ईगो थे ये मिड कैप शेयर नहीं गिर रहे, देखो गिर गए, ठीक है भाई साहब, आपका ईगो सेटिस्फाई हो गया, अब वापस बढ़ रहा है, पैसा वहीं बनेगा दीप, वहीं बनेगा, वहीं आप लार्ज कैप में ही बनाओ ना, हम तो चाहते हैं, हम तो बेचारे हमारे मिड कैप स्मॉल कैप तो निफ्टी को देख के ही बढ़ते हैं, निफ्टी हरे में दिखे तो ये ज्यादा, निफ्टी आधा बढ़ेगा तो ये 2% बढ़ेंगे। सो आई थिंक अब इसलिए मैं कहता हूं कि बड़ा मूव छोड़ना नहीं है, और इस बार बड़ा मूव हमने, इसलिए मैं बार बार, अभी तक भी हम मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों से निकलने की राय बिल्कुल नहीं दे रहे। हमने जब इतना घटा 26 अक्टूबर को बॉटम था, तब मैंने कहा था कि मैं पैसा लगा रहा हूँ, याद है, मैं आज डाल रहा हूँ पैसा, आपको डालना है डालिए, और वो दिन है, उसके बाद वापस आज वो लेवल्स नहीं आए, करेक्ट नहीं आए। क्लियर कट इस बार दिवाली ऑफर में आपको क्लियर कट का है, आप फार्मा फंड में एसआईपी कीजिए, बैंकिंग फंड में एसआईपी कीजिए, आप आईटी फंड में एसआईपी कीजिए, आप देखिए क्या रिटर्न आ रहे हैं। पिछले 10 दिनों में 26 अक्टूबर से अब से लेकर 10 दिनों में 10% के रिटर्न कई सारे स्टॉक्स में, कुछ फंड्स में बन रहे हैं। सो आई थिंक हमारी पूरी कोशिश एक ही चीज़ की, जहाँ से बड़ा मूव शुरू होता है वो नहीं छोड़ना है। और इस बार मुझे इस बात की खुशी है कि 26 अक्टूबर पिछली एक्सपायरी से जो बढ़ा हूँ, और इसलिए हमने कहा दिवाली तक तो निश्चिंत रहिए, और दिवाली के 2 दिन पहले से हम लगातार करने लगेंगे, ये तेजी और आगे बढ़ेगी। नवंबर के आखिरी तक, जब तक आपके इलेक्शन के आखिरी चरण तक हम पहुंचेंगे, वहाँ हम फिर रिव्यू करेंगे। हमें और बढ़ना 25 तारीख के आसपास, 24, 25, 22 तारीख का जो वहाँ पर फिर रिव्यू करेंगे कि वहाँ से अब क्या व्यू लेना है, क्योंकि इलेक्शन की भी थोड़ी क्लैरिटी आने लगेगी। 3 दिसंबर को इलेक्शन के रिजल्ट है, 4 दिसंबर को हमें रिएक्शन देना, 3 दिसंबर संडे में, 4 दिसंबर को हमें रिएक्शन देना है, ठीक है। तो 4 तारीख को अपने वापस से रिव्यू करेंगे कि आगे क्या, लेकिन तब तक 25-26 तारीख के आसपास तक, मैं एग्जैक्ट डेट नहीं बना, मैं डेट के हिसाब से नहीं करता, मैं तो उसके आसपास हम रिव्यू करेंगे। जब अपनी मंथली एक्सपायरी आएगी ना, तो उसके आसपास रिव्यू कर लेंगे कि भाई अब आगे क्या। तब तक व्यू अपना बाय ऑन डिप्स और पॉजिटिव साइड पर रखना है, क्लियर कट है। एक ही चीज ध्यान में रखिए, छोटे मोटे रोज वाले आते जाएंगे, जाते रहेंगे, बड़े मुंह मत छोड़िए, घबरा कर स्टॉक मत बेचिए, हड़बड़ी में मत बेचिए, जब लेने का टाइम है तब देने की मत सोचिए। और इसलिए मार्केट ने बॉटम भी 26 अक्टूबर को इसलिए बनाया कि उस वक्त सबको बेचना था। हर आदमी, पहले क्या होता था दीप, सब ये पूछते थे क्या लूं, जब उस समय सब लोग पूछते अब क्या बेचूं, निकल जाऊं, सब वो माइंड सेट ऐसा हो जाता है। और वो लार्ज कैप मिड कैप की फाइट इतनी तगड़ी कर दी, लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे मैंने मिड कैप खरीद के स्मॉल कैप खरीद के गुनाह कर दिया। एग्जैक्टली। अरे पैसा बन रहा है भाई, और वहीं बन रहा है, और जबरदस्त बन रहा है सर, वहां से अब तक देख लीजिए, बिल्कुल शोर शराबे में जाओ मत। लोग तो आपका माल छुड़वा देंगे, निकलवा देंगे, फिर बाद में आप 10 दिन बाद आके लोगे 20% ऊपर, 15% ऊपर, मैं तो मिस कर गया, मेरा तो छूट गया। ये सब चक्कर में पड़ो मत, तेजी जब तक चल रही है एंजॉय कीजिए। पैसा बड़ा तभी बनेगा जब आप कुंडली मार के बैठ जाएंगे, रोज छोटे 5-10% के गेन में भागेंगे ना तो निकल जाएंगे, शोर शराबे में से निकल जाएंगे। इसलिए पक्का कुंडली मार के बैठे, बार बार कर रहा हूँ, नया लाइफ है आपको फिर देखना है। अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए, इंडिया की इकोनॉमी पे कॉन्फिडेंस रखिए, हमारे बाजार पे कॉन्फिडेंस रखिए, एसआईपी और आपका पैसा जो हिंदुस्तान के बाजारों में आ रहा है उस पर कॉन्फिडेंस रखिए, और जहाँ से आपको एक कॉन्फिडेंस नहीं मिलता था वो ग्लोबल मार्केट, उन पर भी रखिए। अब इससे ज़्यादा क्या चाहिए। बिल्कुल। इनफैक्ट इस पूरी रन में मुझे याद है मार्च से जब आपने मिड कैप स्मॉल कैप की बात भी शुरू करी थी, तब से एक बात जो इस साल की सीख भी आपने हमें सिखाई है, जब बड़ा पैसा बन रहा हो तो उसे पूरी कमाई करनी चाहिए, डर के या जल्दी प्रीमैच्योरली उसको निकलना नहीं चाहिए, पूरा मुनाफा निकालना ही आपको चाहिए, वहाँ से एक अच्छे एक्शन आएगा। बिल्कुल। एक जस्ट जो आप ये बात बता रहे थे, इस बार के लिए जो बाजार में एक्शन आएगा, और जो स्पेशली कहा था कि दिवाली तक हमारे बाजार अच्छे रहेंगे और उसके बाद फिर से अच्छा मूड हो जाता है, इस पर भी एक बार सुन लेते हैं पहले क्या सलाह दी गई थी। नई सीरीज की शुरुआत करेंगे हल्के नोट पर, तब आपके लिए ऊपर जाने का स्कोप थोड़ा सा बनेगा। तो अब से लेकर कल लगभग यही टाइम तक
प्लस 1 घंटा 3:30 बजे तक, है ना। कितना track 25 करेंगे घंटे अनिल जी? 25 घंटे आपको निकालने। वो कहता है ये पेशेंट अगर 25 घंटे जिंदे रह गया तो खतरे के बाहर है। खतरे के बाहर है। मतलब 25 घंटे तक आपकी पोजीशन बची रहेगी तो आप काफी हद तक खतरे से बाहर निकल जाएंगे। नई सीरीज की शुरुआत से लेकर दिवाली तक मूड माहौल थोड़ा स्टेबल और पॉजिटिव साइड पर रहना चाहिए। आज मैंने आज के दिन मैंने म्यूचुअल फंड में पैसा डाला है। आपने लगाया? मैंने पर्सनल डाला है, थोड़ा पैसा मैंने डाला है। तो मुझे लगता है कि लेवल्स ठीक है कि नई सीरीज से लेकर दिवाली के समय तक हम स्टेबल से पॉजिटिव मार्केट की उम्मीद कर रहे हैं। वही व्यू बरकरार है। बायो टिप्स की स्ट्रेटेजी दिवाली तक रखनी है, बाद में रिव्यू करेंगे। फिर कह देता हूँ इसका मतलब नहीं कि दिवाली के बाद मैं मंदी बोल रहा हूँ, दिवाली तक की क्लैरिटी है। जब तक मतलब चीज़ें नहीं बदल रही है तब तक आप पॉजिटिव साइड पे चलते रहिए। जब तक नहीं बदल रहा है पॉजिटिव साइड बनते रहिए। देखिए अगर आपने पॉजिटिविटी रखी है, उस मौके का फायदा उठाया है, तो फिर आप ज़बरदस्त गेन्स अपने ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो दोनों में इस समय एंजॉय कर रहे हैं। चलिए सर, फिर आज की भी थोड़ी बात की जाए। आज के लिए कुछ खास दिख रहा है? वेडनेसडे का सेशन है, सब अच्छा दिख रहा है, क्या होगा आज का खास? सब कुछ खास ही दिख रहा है दीप। आज बिना खास है क्या? आज पहले आज की स्ट्रेटेजी सीधी बता देता हूँ मैं, गोल गोल घुमाने की जरूरत नहीं है जी। बिल्कुल साफ सुथरी सिंपल है। अमेरिका और भारत दोनों से महंगाई के आंकड़े बहुत अच्छे हैं। खाली अमेरिका देख कर डांस मत करो, हमारी भी महंगाई बहुत अच्छी आई है। 5% के नीचे 4.87 का आंकड़ा है, जो कि पिछले 4-5 महीनों का लोएस्ट है। यस सर। कोर सीपीआई तो और भी बेटर है। हमारा भी उनका भी। हमारा भी जो कोर महंगाई के आंकड़े हैं वो भी दोनों अच्छे के हैं, बहुत बढ़िया बहुत अच्छे हैं। एंजॉय। महंगाई आपकी कम हो रही है, लाइफ एंजॉय करिए। Exactly। ठीक है ना। वैसे भी अगर आपके खर्चे भी कम होंगे और वैसे भी चीन के प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के आंकड़े भी मजबूत हैं। अब आपको क्या करना है? गैप से तो खुलेंगे, 250 पॉइंट आप ऊपर दिख रहे हैं। बड़ा सवाल है कि बाद में क्या? तो शुरुआत के आधे घंटे में या 15 मिनट में जो कुछ भी मार्केट एक बार बॉटम बनाता है, समझो आप 19,700 के आसपास खुलते, फॉर एग्जाम्पल 19,700 खुल के 19,650 आते हैं, तो वो आपको वहाँ पे खरीदारी करनी। तो शुरुआती आधे घंटे का जो बॉटम है वहाँ पे खरीदारी करनी, पहली चीज। दूसरी चीज, बैंक निफ्टी आज आपको ज्यादा मजबूत होता दिखेगा। निफ्टी के मुकाबले में लीडरशिप बैंक निफ्टी में ज्यादा आएगी। उसकी 2 वजह है। पहला, जो कुछ अमेरिका में महंगाई के नंबर आए उससे बैंकिंग शेयरों पर ज्यादा असर पड़ेगा हमारे यहाँ, पहला पॉजिटिव साइड पे। दूसरा, कत्लेआम है आज बैंक निफ्टी में शॉर्ट सेलर्स का, कॉल राइटर्स का, है ना। आज गए तो आज है ना बैंक निफ्टी की कॉल राइटिंग। इनफैक्ट निफ्टी में भी ऐसा कोई बचने वाले नहीं है, धुलाई होगी पक्के अच्छे से। लेकिन बैंक निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी में आपके पास ऑप्शन नहीं है ना कि कल तक मैं इंतजार करूं। एग्जैक्टली आज कटना ही पड़ेगा आपको। एग्जैक्टली है ना। तो ये कटने आएंगे। बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ ज्यादा आपको पॉजिटिव सरप्राइज दे सकता है। बैंक, आईटी, मेटल, ये मेरे 3 सेक्टर है आज, 3 घोड़े जो तेज दौड़ लगाएंगे। सब बढ़ेंगे, ये ज्यादा बढ़ेंगे। निफ्टी 19,650 19,775 इस रेंज में आज पहुंचेगा, आज और कल में। कहीं निफ्टी की वीकली एक्सपायरी करें तो आज और कल में ये आपका मिनिमम ये टारगेट है। ठीक है। बैंक निफ्टी का 44,500 44,700 का आज टारगेट है। अगर सरप्राइज कर दिया आज और कल में तो 45,000 भी कोई दिख जाए तो बड़ी बात नहीं है। बैंक निफ्टी में कोई बड़ी बात नहीं, 45,000 भी आ जाए तो बड़ी बात नहीं। 45,000 भी आ जाए। 1100 पॉइंट, 1100। हाँ, वीकली एक्सपायरी है आज। हाँ, वीकली आज के लिए अभी 44,500 44,700 का अगला टारगेट। लेट्स सी आफ्टर दैट। 19,500 के ऊपर आज क्लोजिंग चाहिए, संभावना पूरी मिल जाएगी मुझे। 44,000 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए, संभावना पूरी मिल जाएगी। मैं कह रहा था आपको कि 1-2 दिन में कभी न कभी तो होने की तैयारी में, लेकिन इतना गैप से खुले। खाली आज के सेशन में एक ही समस्या है, एक ही समस्या है और कोई चीज़ खराब नहीं। बहुत गैप से खुलेंगे तो 19,550 से जहां आप खुलेंगे वहां एक गैप थोड़ा छोड़ देंगे, और बैंक निफ्टी 44,050 के ऊपर से जहां खुलेगा वहां थोड़ा सा एक गैप छोड़ देगा। सो कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 दिन में कभी भी आगे जाके अगर वो गैप भरेगा तो बहुत बढ़िया, वो आपके लिए बेस का काम करेगा। अदरवाइज बाकी सब चंगा है जी। ठीक है, सब बढ़िया है यहाँ पर। चलिए, तो ये तो अच्छा है। बताएं फिर आज के संकेत सर। ग्लोबल पॉजिटिव, एफआईज के ही हल्के फुल्के नेगेटिव हैं, डीआईज पॉजिटिव, एफएनओ पॉजिटिव, सेंटीमेंट पॉजिटिव, ट्रेंड न्यूट्रल है जो आज बदलकर कल पॉजिटिव हो जाएगा। अब तो तैयार है। निफ्टी पे आज एक ही रेंज है, 19,450 19,550 स्ट्रॉन्ग बाय जोन है आपके लिए। अब निफ्टी पर इस रेंज में आए तो बिना किसी के इन्विटेशन के इंतजार किए आपको खरीदना ही है, आपको पता ही है। ठीक है। 19,550 के ऊपर जितना भी खुलेंगे वहाँ एक गैप रहेगा, देखेंगे। ऊपर 600 650 पहला जोन है, कोशिश निफ्टी कर सकता है, और उसके बाद 19,700 775 तक जाने की कोशिश निफ्टी की हो सकती है। ये आपके लिए ऊपर के लेवल। बैंक निफ्टी
43,900 44,050 ये आपके लिए स्ट्रॉन्ग बाय जोन है। ध्यान रखिएगा दीप, आज बाय जोन एक ही दिया है, एक ही दिया है। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में है, दो की जरूरत नहीं है, आज इतना ही काफी। 43,900 44,050 स्ट्रॉन्ग बाय जोन है। ऊपर 44,350 44,500 इस रेंज में कहीं खुलने चाहिए हम। 275 के छोटी सी रुकावट 44,200 275 है। आई थिंक या तो वहां खुलेंगे और हो सकता है 44,350 500 खुले, नहीं अगर 200 275 खुले भी तो 350 500 तो आपको जाना है, आना ही है। आज इस रेंज में तो पहले ऊपरी जोन में तो पहुंचना है। उसके बाद 44,600 700 की वो जोन है जहाँ हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। देखिए दोनों में हायर लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग लिखा है, शॉर्ट नहीं लिखा है, स्ट्रॉन्ग सेल जो नहीं लिखा। हाँ, शब्दों पे गौर फरमाइए, शब्द और भावनाएं दोनों इंपॉर्टेंट है। एक स्पेलिंग करना है, ठीक है सर। एफआईएस की पोजीशन भी अच्छी है, पुट कॉल रेशियो भी ठीक है सर। कहाँ जाएंगे, यहीं आएंगे, यहाँ बेचा यही खरीदेंगे। वही है ना कि जहाँ आपकी 500 की नोट जहाँ गिरेगी या वॉलेट जहाँ रख के भूल गए वहीं तो ढूंढोगे। ये एफआईएस भी जहाँ शॉर्ट करे वहीं काटेंगे। सीरीज की शुरुआत से बोलो 11% की लॉन्ग पोजीशन कब तक बैठे रहोगे भाई, काटना ही पड़ेगा जक मार के। ट्रू है ना। आओ आओ, यहाँ से तो 19,500 600 तक तो हम ले आए हैं, आगे 20-200 तो इन्हीं को करना है, काट के। एग्जैक्टली यही आएंगे, यही काटेंगे। इनफैक्ट रीसेंट रैली में इनका कुछ ज्यादा योगदान भी नहीं चाहिए भी नहीं चाहिए इनको, तो अपने को लाइफ हाई पे चाहिए। यहाँ थोड़ी नीचे के लिए तो हमारे इंडियन इन्वेस्टर तैयार है, हमारी एसआईपी है, यही चाहिए 20,000 के ऊपर। तो ऊपर में लेने वाला भी तो कोई तो चाहिए ना। सभी नीचे में लेंगे तो ऊपर में कौन लेगा? सही बात है। सभी ऊपर में बेचेंगे तो नीचे में कौन बेचेगा? नीचे में बेचने के लिए और ऊपर में लेने के लिए देश को एफआईएस की सख्त जरूरत है। सही जरूरत है। सख्त जरूरत है, और दे आर प्लेइंग देयर रोल वेरी वेल, लाइक इट। इस बार तो बढ़िया मजा आ रहा है। आइए, अभी तो शॉर्ट काटना शुरू करेंगे, जब फ्रेश खरीदारी फोमो वाली आएगी ना, वो 20,000 पे आएगी। देखो आप देखते जाओ, कहीं कोई टेंशन नहीं है ये सब। और आज है ना, सबकी टेंशन खत्म। आज किसी को स्टेट इलेक्शन नहीं याद आ रहे हैं, आज किसी को बाकी सारी चीजें एफआईएस की बिकवाली याद। एक दिन में मूड कैसे बदलता है, भाव बदलते हैं, भावनाएं बदल जाती है। एब्सोल्युटली, है ना। आज तो वैसे ही दिन है। चलिए, ये है तो एफआईएस पीसीआर दोनों निफ्टी बैंक निफ्टी का बहुत कंफर्टेबल है। विक्स आज के बाद से मैं विक्स को देखना बंद कर रहा हूँ। मैं थोड़े टाइम से मैं विक्स से ब्रेक ले लूँ, तो कल से मैं विक्स दिखाना बंद कर रहा हूँ। कोई आजकल उसकी रिलेवेंस ही नहीं, चीज रिलेवेंट नहीं है तो क्यों दिखाए। ठीक है, एब्सोल्युटली। एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन 19,400 इंट्राडे क्लोजिंग। कल गैप से खुलने के बाद हम उसको थोड़ा ऊपर कर लेंगे। बैंक निफ्टी 43,900 इंट्राडे क्लोजिंग। शॉर्ट साइड पर खुलते ही आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा 19,550 इंट्राडे क्लोजिंग और 44,050 इंट्राडे क्लोजिंग। सो डे ट्रेडर्स को तो खुलते ही काटना ही चाहिए शॉर्ट, इसमें कोई डाउट नहीं। ओके, आज की पोजीशन खरीदे निफ्टी 44,440, कल की जो क्लोजिंग है 443, यानी कि नेगेटिव नहीं जाना चाहिए, जाएगा नहीं, वो आपका स्टॉप लॉस है 44,440। टारगेट 600 650, दो छोटे टारगेट है, 675 700 725 775। बेसिकली दीप एक चीज बोलना चाहता हूँ, 19,600 से लेकर 19,775 हर 25 पॉइंट पर हल्का हल्का रुकावट वाला भी है। सो आप जो लेवल पार करता जाए, 650 हो गया तो स्टॉप लॉस आपने ट्रेल करके 600 कर दिया, 675 हो गया तो 625 कर लीजिए, 725 हो गया तो 675, तो 50 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ ट्रेल करते रहिए। यानी कि किसी भी लेवल से आपको 50 पॉइंट से ज़्यादा का प्रॉफिट बुकिंग, शॉर्ट तो खैर होगा ही नहीं, प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना कम है। और दूसरा अब आइए बैंक निफ्टी की पोजीशन 43,900 के स्टॉप लॉस से आपको खरीदना है। टारगेट 44,200 275, इस रेंज में आप खुलेंगे। उसके बाद 350 402 मीडियम टारगेट है, 475 600 और 700 ये बड़े टारगेट है जिनके लिए बैंक निफ्टी में खरीदारी करनी है। सेल कॉल तो बताइए। आज है ही नहीं, आज सेल कॉल्स ही नहीं है। नो सेल कॉल निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पे बिल्कुल भी नहीं। क्यों? ऐसा नहीं कि ऊपर में कहीं रुकेगा नहीं है कि आज शॉर्ट किस लेवल पे करना वो क्लैरिटी नहीं है। गॉट इट। तो शॉर्ट आज शॉर्ट करने का नहीं, शॉर्ट कवरिंग का दिन है, इसलिए हमें जल्दी नहीं है। हम शॉर्ट करना होगा तो दोपहर के शो में देखेंगे, अभी शॉर्ट आउट करने का कोई नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको लगे बहुत बढ़िया कि हम तो इतनी तेज़ी देखने का न तो कभी मतलब हिम्मत होती है न देखी जाती है, तो प्रॉफिट बुक करके शांति से बैठो। शॉर्ट करने का मार्केट नहीं है। कम से कम आज और कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी तक, आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, बैंक निफ्टी शॉर्ट करो फंस जाओगे। कल निफ्टी की एक वीकली एक्सपायरी है, फिर वहाँ फंसोगे। क्यों फंसोगे वो मैं वायदा कारोबार के डेटा में आप पूछोगे तो बता दूंगा मैं आपको। ठीक है, चलिए मैं बैलेंस का अपडेट देता हूँ, फिर आप डेटा भी बताइए। हिंदुस्तान कॉपर, इंडिया बुल्स हाउसिंग, सेल, इन तीनों की एंट्री हो गई है, जिसके बारे में हम बात भी कर रहे थे मंडे के दिन। एमसीएक्स और जीएनएफसी बैन से बाहर हो गए, तो 3 फ्रेश एंट्री हैं, 2 एग्जिट्स हैं। ऑल इन ऑल आज आपके लिए 7 स्टॉक्स हैं बैन में। चंबल, डेल्टा, मनापुरम, जी जो पहले ही बैन में बने हुए थे,
साथ में हिंदुस्तान कॉपर, इंडिया बुल्स हाउसिंग और सेल, इनकी एंट्री हो चुकी है। अब बताएं सर डेटा फंड्स का भी और साथ ही इंपॉर्टेंट पहले फंड 1244 करोड़ की कैश में बिकवा लिए, कोई खास फर्क नहीं पड़ता, और 616 करोड़ के इंडेक्स खरीदें तो आज खरीदने शॉर्ट काटने आ जाएंगे, स्टॉक्स में काटेंगे शॉर्ट दबा के। इंडेक्स में तो ऑलरेडी उन्होंने शॉर्ट काटी है, क्योंकि परसों के सेशन में 60 करोड़ के निफ्टी खरीदे, 606 करोड़ के बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में इनको ज़्यादा डर लग रहा है, देख लो आप। तो बैंक निफ्टी आज इनको बता देगा भैया मुझे शॉर्ट करके तुमने गलती की है, ठीक है। ये डेटा हो गया। तो अब आइए एफएनओ के डेटा, इंटरेस्टिंग बता रहा हूँ। कहाँ खुलेगा आप बताओ? 450 से 600 तो खुलेगा, 150 तो कम से कम खुलेगा। 19,600 के ऊपर खुल के टिकने पे दीप मालूम है क्या होगा? क्या? 3.5 करोड़ शेयर निफ्टी पे शॉर्ट हो जाएंगे। 3.5 करोड़ कॉल राइटर्स फंसेंगे। 3.5 करोड़ शेयर 19,650 के ऊपर निकलने पे 4 करोड़ शेयर शॉर्ट हो जाएंगे। वीकली एक्सपायरी कल है, आज नहीं है। ठीक है, अब समझो 600 के ऊपर 3.5 करोड़ शेयर, ठीक है। 3.5 करोड़ शेयर में से समझो 50 लाख शेयर, 1 करोड़ शेयर ऐसे हैं जो बोलते भाई देखो गलती हो गई, शॉर्ट करके स्टॉप लॉस ट्रिगर करना ही पड़ेगा। हेज फंड हूँ मैं तो लेवल से चलता हूँ। करेक्ट। या कुछ डरपोक टाइप के भी लोग होते हैं, यस, तो भाई ठीक है, या कोई डिसिप्लिन वाले भी होते हैं कि भाई काट लेना चाहिए, ये तो काट लेंगे। लेकिन बाकी 1.5-2 करोड़ तो डीट भी तो है। यस, ये तो एक्सपायरी के साथ ही एक्सपायर होते हैं, काटते नहीं है। ये जब तक नहीं कटेंगे ना तब तक निफ्टी नीचे आएगा नहीं। तो आज आपको देखना है क्या है, गैप से खुलने के बाद ओपन इंटरेस्ट कितना घटता है शॉर्ट कवरिंग की वजह से। ये ही बाजार को घटने नहीं देंगे। सो 19,550 वापस गलती से आ जाता है तो वहीं से बाइंग, गोल्डन मौका है, वहीं से गोल्डन चांस है, वहीं से बाइंग आ जाएगी। सो ये निफ्टी में जबरदस्त शॉर्ट बैठे हुए हैं आपके, और 19,700 पार किया तो 4.5 करोड़ शेयर शॉर्ट है कॉल राइटर्स। तो आज तो कॉल राइटर्स का कत्लेआम है। 750 पे गिफ्ट निफ्टी देखते क्या बैंक, लेकिन 50 वो थोड़ा adjust, हाँ, 19,700 था। मैं तो 650 ही गिन रहा हूँ। 650 भी आप खुल जाते हैं तो 4 करोड़ शेयर शॉर्ट है आपके वहाँ पर, और ये सब नुकसान में। सब नुकसान में। शॉर्ट में ऐसा नहीं है, किसने समझो फॉर एग्जांपल किसने 19,700 का कॉल ऑप्शन बेचा है परसों, ठीक है, कौन सी बड़ी प्रीमियम उस दिन मिली होगी? तब तो आउट ऑफ द मनी था ना। आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन में बहुत बड़ी प्रीमियम नहीं मिलती ना आपको। करेक्ट सर। एट द मनी होगा तो प्रीमियम ज़्यादा मिलेगी, या नियर द मनी होगा। सो आई थिंक ऐसा नहीं कि मोटा पैसा बना के बैठे हैं, बस ढंग ढंग से कट जाए। इनकी इच्छा ये कि ज़्यादा फटकाने लगे, कट जाए, बस उतना ही काफ़ी है। अब आइए बैंक निफ्टी बता रहा हूँ। 44,000 के ऊपर तो खुलना ही कोई बड़ी बात है ही नहीं। 44,500 अगला बड़ा लेवल है, और 44,500 के ऊपर आप निकलते हैं दीप, 1.5 करोड़ शेयर बैंक निफ्टी के आज कॉल राइटर्स फंस जाएंगे। 1.5 करोड़ शेयर, और ऊपर से आज जो शॉर्ट कवरिंग इनको आज ही करनी है। बैंक निफ्टी में तो फिर भी आप एक दिन इंतजार कर सकते हो, इसमें तो कैसे करोगे? सो आज निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी कमाल करेगा। तो अगर 44,200 275 तक खुलता है तो पक्का वहीं ले लेना चाहिए। समझ गया। एक बार तो ये 44,500 इसको जाना है, 44,400 500 पक्का दिखा देगा। और अगर 44,500 ही खुला तो फिर मेरे हाथ में कुछ नहीं है। फिर वहाँ से तो 1.5 करोड़ शेयर कम से कम लॉन्ग करे ना करें, शॉर्ट बिल्कुल ना करें। पहली चीज़, अगर कम गैप से खुले तो शॉर्ट तुरंत काट लें। ओके, ये दोनों चीज़ें ध्यान में रखें, शॉर्ट नहीं करना है। इसलिए परसों भी क्लोजिंग में मैंने यही कहा था, फ़ोन पे था, लेकिन लॉन्ग पोजीशन छोड़िए मत, लेके जाइए। हल्की फुल्की गिरावट से डर, परसों सुबह गैप से खुल रहे थे हम, बराबर है, तभी बोला कि आपको 400-425 की रेंज में मौका देगा, डरो मत, वहाँ पे लो। रोज मौका देता है। बैंक निफ्टी ने आपको 43,800 पे मौका दिया है, करेक्ट। आप असली लेवल पे जब नीचे का लेवल आता है तब डर लग जाता है लोगों को। सो बढ़िया है। पहली चीज़ शॉर्ट नहीं करना है, दूसरी चीज़ कम गैप से खुलेगा शॉर्ट काट लेना है, और तीसरी चीज़ बैंक निफ्टी में मस्ती मत करना, वहाँ से छेड़छाड़ नहीं। ठीक है, गॉट इट। ये है पूरा एक्शन आपके लिए, बट एक्शन स्टॉक्स में भी आएगा, नतीजों का रिव्यू भी लेना है। आइए पहले स्टॉक ऑफ द डे क्या है ये जान लेते हैं जी की तरफ से। बताएं सर, आज क्या क्या? माय ऑल टाइम फेवरेट इंडसइंड बैंक का फ्यूचर खरीदने की राय है। 1,500 रुपए के स्टॉप लॉस से फ्यूचर खरीदिए। 1,530, 45, 60 और 1,590 चार बड़े टारगेट के लिए खरीदारी करनी है। और आपको याद होगा दीप में लगातार ये कर रहा है कि 1,560 के पुराने हमारे बड़े टारगेट है, उसके लिए तो होल्ड करिए बिल्कुल। और MSCI में इंक्लूजन आएगी। बिल्कुल, हम 2 वजह से बुलिश थे, एक अच्छे नतीजे और दूसरा MSCI में इंक्लूजन की उम्मीद। तो अगर गैप से न खुले तो आज इंडसइंड बैंक और हमारे पुराने 1,560 के टारगेट मेरे ख्याल से आज ये अचीव करवा देगा। तो यहाँ पर खरीदारी करने की राय आपके लिए इंडसइंड बैंक में पहला स्टॉक हमारा ये है। ठीक है। दूसरा
मनापुरम जनरल फाइनेंस के फ्यूचर्स में खरीदारी करने की राय है। क्या मूव आई है। ओह, अब आपको अगेन नतीजे तो सर आप छुट्टी पे थे और आपको पता नहीं है, नतीजे तो आगे थे 3:25-26 मिनट, कितनी बजे आए? 3:26 पे आए, 3:26-27 पर ही आए। 3.5% स्टॉक भी बढ़ गया, फिर भी आप दे रहे हो। आपको पता तो है ना कि नंबर्स आ गए हैं। तो जी हाँ भाइयों बहनों, मैं बता दूं, मुझे पता है नंबर्स आ गए हैं, दीप इससे पहले सवाल करें, लेकिन उसके बावजूद दे रहा हूँ। टुवर्ड्स द एंड बढ़िया स्पाइक आया था सर। कुछ नहीं हुआ दीप, ये तो कुछ नहीं है। ये नंबर्स रीरेट करेगा इसको। और अब भी 136 के स्टॉप लॉस से फ्यूचर्स खरीदना है। 144, 146 दो छोटे टारगेट है, 150, 155 तक ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा। नंबर्स बहुत तगड़े हैं, अपग्रेड्स आए हैं ब्रोकरेजेस की तरफ से। मॉर्गन स्टैनली ने टारगेट कर दिया है 200 का। एंजॉय योर लाइफ, एंजॉय योर लाइफ। मनापुरम एनबीएफसी में आपको याद होगा हमने ये भी कहा बैंक्स मार्केट परफॉर्मर रहेंगे, लेकिन एनबीएफसी सबसे ज़्यादा चलेगी। आप देख लो, एक अब एनबीएफसी के नंबर इतने जल्दी खराब होंगे नहीं, अच्छे ही आएंगे। ये तीसरे दो कैश के स्टॉक जो है, आईएसजीसी हैवी इंजीनियरिंग, यहाँ पर खरीदारी करने की राय 755 के स्टॉप लॉस के साथ। 778, 786, 795 के टारगेट के लिए बहुत तगड़ी ऑपरेशनल परफॉर्मेंस आई है। ईबीटा 46% बढ़कर मार्जिन 6 से 9% और लगातार तीसरा क्वार्टर है जब कंपनी दमदार परफॉर्मेंस दे रही है, तो हमें ये पसंद है। इसके अलावा नारायण हृदयालय, ये जनरली मेरी रिकमेंडेशन लिस्ट में कम आता है। ऑपरेशनली नंबर इसके भी बढ़िया है, 26% ईबीटा बढ़कर आया है, मार्जिन भी अच्छे बढ़कर आए हैं 23.5% के आसपास, मुनाफा 34% बढ़ा है। स्टॉक लाल में बंद हुआ था शुक्रवार को, सोमवार को। आजकल तो एक दिन की छुट्टी में भी शुक्रवार लगने लगता है, क्योंकि शुक्रवार के बाद एक दिन की छुट्टी के बाद ही काम करना पड़ जाता है। इस बार तो एक ही दिन का वीकेंड। तो और क्या है, मैंने एक चीज़ लाइफ में देखी, बहुत जरूरत से ज़्यादा प्लानिंग करने का भी कोई मतलब नहीं है। काफ़ी लोग मैंने ऐसे देखे, काफ़ी तो नहीं, एक आधी, जो एक एक साल पहले दिवाली की प्लानिंग करते हैं और फिर दिवाली के दिन उनको आना पड़ता है। समझ तो गए होगा क्यों नुपुर? देखो, जिन्होंने एक साल पहले प्लानिंग की वही दिवाली के दिन नहीं आना पड़ा। चलो तो बढ़िया है। तो नारायण हृदयालय 11 बजे कौन कॉल है जरा वो सुन लीजिएगा, बट अदरवाइज रिजल्ट अच्छे हैं। ठीक है, गॉट इट। चलिए, ये तो रहे सारे के सारे नतीजे आपके, बट थोड़े रिजल्ट्स भी हैं। आखिरी दिन मान लीजिए एक तरह से रिजल्ट्स का हुआ है, उसमें रिजल्ट रिव्यू क्या है? यस सर। एनएमडीसी कचरा नंबर है, मज़ा नहीं आया। हर एक पैरामीटर पर नंबर्स बहुत वीक हैं। मार्जिन्स भी 31.5% की उम्मीद थे, 29.25% के आसपास आए हैं। ईबीटा भी घट कर आया है, कहाँ 1475 सोचे थे, 1200 करोड़ के नीचे है। और उसके ऊपर स्टॉक दीप 5 दिन में 6% चला हुआ है। खाली मार्केट ही इसको सपोर्ट कर सकता है। 170 पे सपोर्ट है, वहाँ तक तो फिसलना चाहिए। उसके नीचे जाएगा तो फ्रेश बड़ा कमजोर होगा। अब 52 हफ्तों के ऊपरी स्तरों पर चल रहा है, 177 इसका 52 वीक हाई है। अब 180 के ऊपर निकले तो ही फ्रेश खरीदना है, तब तक मत खरीदना। ठीक है, जब तक 180 के ऊपर निकल के ना टिके तब तक अब ये थोड़े टाइम के लिए इसको ठंडा होने दो। कम से कम आप डीजल 170 180 दो गोल पोस्ट है। 180 के ऊपर मजबूत हो जाएगा, 170 के नीचे ज़्यादा कमज़ोर होगा, ये ध्यान रखिए। और अगला रिजल्ट है आईबुल हाउसिंग फाइनेंस। लंबे समय बाद नंबर्स आपको अच्छे नजर आएंगे, देख के ऐसा लगेगा हाँ कंपनी में वापस लगता है जान लौटी है। लेकिन मुझे मज़ा नहीं आया देख के नंबर। आपको देख के लगेगा नंबर्स हर एक पैरामीटर पर, लेकिन अगर आप ये देखेंगे तो इंटरनल्स अगर आप देखेंगे तो नंबर्स में इंटरनल्स मजे नहीं, प्रोविजनिंग हायर हो रही है, एयूएम में कोई खास बढ़त नहीं हो रही ओवरऑल। और दूसरी बात, नेट इंटरेस्ट मार्जिन इनके दीप बढ़े हैं, ठीक है, 3% से 4.5%, इतना बड़ा जम, उसके बावजूद प्रॉफिट नहीं बढ़ पा रहा है। प्रॉफिट 2% 3% बढ़ा है। सो आई थिंक अभी भी इंडिया बुल्स को लंबा रास्ता तय करना है। स्टॉक अच्छा रनअप भी दिखा चुका है, आप देख लीजिए। लेकिन इसके लिए बड़ा ट्रिगर यही है कि जो लंबे समय से बातचीत चल रही है कि प्रोमोटर्स बेच कर निकल जाएंगे, स्टेक कौन खरीदेगा। सो अल्टीमेटली ट्रिगर वो हो रहेगा, और आज वायदा कारोबार के बैन में भी आ गया है ऑलरेडी। सो आई थिंक 170 के आसपास 170 के आसपास सपोर्ट है, 180 ऊपर का लेवल है, 182 ऊपर का लेवल है, नीचे 170 के नीचे खराब होगा, 182 के ऊपर थोड़ा और बेहतर होगा। ये आपके लिए आईबुल हाउसिंग। जितने नंबर्स अच्छे दिख रहे हैं इंटरनल उतने मजबूत नहीं है। ठीक है, चलिए, ये है आपके लिए नतीजों का विश्लेषण, स्टॉक्स और ऑफ कोर्स बाजार का भरपूर एक्शन जो आज रहने वाला है। लिस्टिंग भी होने वाली है सर, लिस्टिंग 9 बजे बिल्कुल। आस्क ऑटोमोटिव, इसकी होगी लिस्टिंग, अनिल जी से उनका रिव्यू भी लिया जाएगा। बात करते हैं हमारी टीम के साथ भी। कुशल, नुपुर और आशीष है तैयार, सारे नतीजे, खबरें और ब्रोकरेज एक्शन लेकर। कुशल, मॉर्निंग, करिए शुरुआत ट्रिगर्स और नतीजों के साथ।
मॉर्निंग दीपा, टिकट्स के लिए आज से ऑफकोर्स आईपीओ आस्क ऑटोमोटिव की आज लिस्टिंग होने वाली है। एक्स डिविडेंड ट्रेड करेगा चंबल फर्टिलाइजर और साथ ही आईजीएल का काउंटर। ग्लोबल इवेंट के लिहाज से जो बाइडेन और जी जिनपिंग आज कैलिफोर्निया में ट्रेड टॉक्स के लिए बातचीत करेंगे, तो यहाँ पर फोकस कर चलना है। ग्रासिम इंडस्ट्रीज नंबर्स यहाँ पर आते हुए दिखे हैं, ऑपरेशनली कमज़ोर लग रहे हैं। मार्जिन 9.2% के आते हुए दिखे हैं, 14.2% से घटकर। साथ ही कंपनी का मुनाफा भी लगभग 18% तक गिरता हुआ नजर आया है। कैश स्पेस से एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स यहाँ पर मिले जुले नंबर्स दिख रहे हैं। 8.5% ग्रो कर रेवेन्यू 190 करोड़ पर, मार्जिन 22.6% से घटकर 21.9% पर आए हैं और मुनाफा 43% की ग्रोथ दिखा रहा है 30 करोड़ पर। यह भी आंकड़ा कंपनी ने दर्ज किया है। तो ये सारे ट्रिगर्स और कुछ नतीजे मेरी तरफ से। ओके नुपुर, मॉर्निंग बताएं आप कौन से नतीजे लेकर आई हैं? गुड मॉर्निंग। सबसे पहले कैपेसाइड इंफ्रा प्रोजेक्ट, जहाँ पे अगर आप देखें तो कमजोर नतीजे आपको नजर आएंगे। कंपनी की आय देखें तो 2% से गिरकर इस क्वार्टर में आती हुई दिखे। कामकाजी लेवल पे 23% की गिरावट है। मार्जिन भी 400 बेसिस पॉइंट से घट के 14% के रह गए और मुनाफा देखें तो 10% की गिरावट आपको दिखेगी। ईएमएस यहाँ पर नतीजे काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं। कंपनी की आय देखें तो 74% की ग्रोथ आती हुई नजर आई है। कामकाजी लेवल पे 34% की ग्रोथ है। मार्जिन देखें तो 35% के मार्जिन थे, हालांकि इस बार थोड़े कम होते हुए दिखे, लेकिन मुनाफा देखें तो 50% की ग्रोथ इस क्वार्टर में आती हुई नजर आई। कल्याण ज्वेलर्स के भी नतीजे आपको अच्छे नजर आएंगे। कंपनी की आय 27% से बढ़कर आती हुई दिखे। कामकाजी लेवल पे 18% की ग्रोथ है। मार्जिन 7% पे मेंटेन किए। मुनाफा देखें तो 27% की ग्रोथ वहां पर भी आती हुई दिखे। एसडीएम पे रखनी है नजर, यहाँ पे कंपनी की आय में 17% की ग्रोथ आती हुई नजर आई है। कामकाजी लेवल पे भी 19% की ग्रोथ दिखेगी। मार्जिन में भी इंप्रूवमेंट है, लेकिन एक्सेप्शनल लॉस है 55 करोड़ के आसपास का, जिसके चलते बॉटम लाइन नेट लॉस आपको 31 करोड़ का दिखेगा। पटेल इंटीग्रेटेड पे भी रखनी है नजर, मिले जुले नतीजे रहे यहाँ पे कंपनी की तरफ से। कंपनी की आय 18% से बढ़कर आती हुई दिखे। कामकाजी लेवल पे देखे तो 20% की आपको गिरावट नजर आएगी। मार्जिन में भी आपको 10 बेसिस पॉइंट का डिक्लाइन दिखेगा, हालांकि मुनाफा 8% से बढ़कर आते हुए दिखेगा। लास्ट में केना कंस्ट्रक्शंस, कंपनी की आय देखे तो यहाँ पे मजबूत ग्रोथ आती हुई नजर आई है, लेकिन कामकाजी लेवल पे 12% की गिरावट है। मार्जिन देखे तो 27% से गिर के 23% के हो गए और मुनाफा देखे तो यहाँ पे 115 करोड़ का आते हुए नजर आया है। ओके, ये है आपके लिए कुछ और नतीजे। कुशल, नतीजे और कुछ और खबरें भी हैं आपके पास, बताएं इनके बारे में। बिल्कुल दीपा, नतीजों में वॉकहार्ट नंबर्स अच्छे दिख रहे हैं। मार्जिन्स कंपनी की 6.3% से बढ़कर 9.5% पर आई है और साथ ही कंपनी का घाटा भी 207 करोड़ का था पिछले साल, इस बार 73 करोड़ का ही घाटा रह गया है। यात्रा ऑनलाइन नंबर्स यहाँ पर मिले जुले दिख रहे हैं, क्योंकि आय करीबन 14.5% बढ़ती हुई नजर आई है 94 करोड़ पर। लेकिन दूसरी तरफ कंपनी कामकाजी मुनाफा था 4 करोड़ का, अब कामकाजी घाटा 8 करोड़ का हो गया और इसी वजह से जो बॉटम लाइन है वो भी 2 करोड़ के घाटे से बढ़कर 17 करोड़ का घाटा कंपनी ने दर्ज कर दिया है। कोहिनूर फूड्स नंबर्स कमजोर हैं, 11.7% से मार्जिन 10.6% के हो गए हैं और साथ ही कंपनी का घाटा यहां पर अब 4 करोड़ का दिख रहा है। पिछले साल ये 2 करोड़ का मुनाफा था। यही नहीं, नेशनल फर्टिलाइजर्स नंबर्स कमजोर यहां पर भी हैं। इनफैक्ट कंपनी का रेवेन्यू करीबन 16% गिरकर 5,660 करोड़ पर आया है और साथ ही कंपनी का घाटा भी 15 करोड़, इनफैक्ट मुनाफा था 15 करोड़ का, अब 87 करोड़ का घाटे में ये तब्दील हो गया है। एमएमटीसी नंबर्स यहां पर भी कमजोर दिख रहे हैं। आय इनफैक्ट यहां पर 211 करोड़ पर आती हुई दिख रही है। एबिटा मुनाफा जो है करीबन 52 करोड़ पर आ गया है कंपनी का, तो इस वजह से यहाँ पर आपको कमजोरी देखने को मिल सकती है। एमएससीआई ने अपने हाफ ईयरली इंडेक्स रिव्यू किया है, उसका ऐलान इन्होंने कर दिया है। 30 नवंबर से एडजस्टमेंट्स इफेक्टिव होते हुए नजर आएंगे। स्टैंडर्ड इंडेक्स में 9 स्टॉक्स जोड़े गए हैं, जिसमें एपीएल अपोलो ट्यूब्स, इंडसइंड बैंक, मैक्रोटेक, पेटीएम, पर्सिस्टेंट सिस्टम्स, पॉलीकैब, सुजलॉन एनर्जी, टाटा कम्युनिकेशंस और टाटा मोटर्स डीवीआर ये शामिल हुए हैं। एंड स्मॉल कैप इंडेक्स में 41 स्टॉक्स जोड़े गए हैं और 13 स्टॉक्स हटाए गए हैं। जो जोड़े गए हैं चुनिंदा नाम बता दूं, एजीआई ग्रीन पैक, आलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स, अरविंद लिमिटेड, अशोका बिल्डकॉन, एस्ट्रा माइक्रोवेव, कॉनकॉर्ड बायोटेक जैसे स्टॉक्स हैं। ओके, ये है आपके लिए सारी की सारी कुछ और इंटरेस्टिंग खबरें। एमएससीआई के बदलाव भी हुए हैं, उसका भी एक्शन दिखेगा। नुपुर, और कौन सी खबरें आज? बिल्कुल, टाटा मोटर्स के साथ शुरुआत करते हैं। सब्सिडरी जो है कंपनी की टाटा टेक्नोलॉजीज, उसका आईपीओ जो है वो 22 नवंबर को खुलेगा और 24 नवंबर को बंद हो जाएगा। कंपनी ने 13 नवंबर को आरएचबी फाइल किया था, ओएफएस के तहत ये आईपीओ लाने वाले हैं। साथ ही साथ एसएनपी ने टाटा मोटर्स की रेटिंग में भी अपग्रेड किए। रेटिंग देखेंगे तो बीबी से बढ़ा के BB+ कर दिया और आउटलुक को भी अपग्रेड किया है, जहाँ पे स्टेबल से पॉजिटिव किया गया है। तो टाटा मोटर्स आज फोकस में रहेगा। डाबर और एवरेडी इंडस्ट्रीज पर भी रखनी है नजर, क्योंकि मुंबई पुलिस
पुलिस ने महादेव ऐप के घोटाले में FIR दर्ज की है, जहां पे उनका कहना है कि मोहित बर्मन जो डाबर ग्रुप के चेयरमैन है और गौरव बर्मन जो डायरेक्टर है, उनका भी इस FIR में नाम शामिल है। लेकिन कंपनी की तरफ से बर्मन परिवार की तरफ से बयान आते हुए दिखा है, जहाँ पे उन्होंने कहा है कि इस FIR की सूचना उन्हें नहीं मिली है और FIR आधारहीन है। तो ये स्टॉक आज फोकस में रहेंगे। RVNL, जहाँ पे कंपनी को सेंट्रल रेलवे से करीबन 311 करोड़ का नया ऑर्डर मिला है, तो ऑर्डर विन के चलते RVNL पे रखनी है नजर। लास्ट में नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट, जहाँ पे द पापराई इन्वेस्टमेंट फंड ने करीबन 2.25 लाख शेयर आधे % हिस्सेदारी खरीदी है 2785 के भाव पे। तो नुवामा वेल्थ भी आज फोकस में रहने वाला है। ओके, तो ये है आपके लिए सारी की सारी आज की खबरें। एक्शन तो आपको स्टॉक्स में भरपूर दिखेगा। ब्रोकर रिपोर्ट्स ये भी जान लेते हैं। FIR मॉर्निंग आशीष, बताएं आज की रिपोर्ट्स। गुड मॉर्निंग दीपांशु। ग्रासिम के साथ शुरुआत करते हैं। मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है। 1985 रुपये का 1929 रुपये का भाव चल रहा है और ये मान रहे कि जो कामकाजी नतीजा है इनके अनुमान से कम देखने को मिला है। जेफरीज खरीदारी के राय दे रहे 2270 रुपये का टारगेट दिया। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस ये स्टॉक भी रडार पर रहेगा। मॉर्गन स्टैनली ने अंडरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है। 176 का भाव है, केवल 103 रुपये का टारगेट है और मान रहे कि प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर आप देखें तो 43% हायर था, जिसके अंदर अगर आप देखें तो टोटल इनकम हायर देखने को मिली है। लेकिन मान रहे कि जो मुनाफे का आंकड़ा है वो इनलाइन यहाँ पर देखने को मिला। मनोपुरम फाइनेंस इस स्टॉक के ऊपर खास नजर रखेगा। अच्छी रिपोर्ट्स आई हैं CLSA की तरफ से। खरीदारी की राय के साथ टारगेट 174 से बढ़ाकर 185 कर दिया है। मॉर्गन स्टैनली ज्यादा बुलिश नजर आ रहे हैं। ओवरवेट की रेटिंग के साथ 183 से लक्ष्य बढ़ाकर 200 कर दिया है और ये मान रहे कि जो मुनाफे का आंकड़ा है इनके अनुमान से 10% बेहतर देखने को मिला है। लेकिन बैंक ऑफ अमेरिका की तरफ से रिपोर्ट आई है वो काफी खास है। खरीदारी की राय के साथ 182 का टारगेट है। कॉमेंट्री अच्छी है। मान रहे कि FY25 फॉरवर्ड हिसाब से अगर आप देखें तो प्राइस टू बुक चल रहा है केवल 0.94 टाइम्स का, यानी 1 टाइम से भी कम है, जो कि अगर आप औसत देखें तो 1.4 टाइम्स के साथ आता है 5 ईयर का एवरेज, यानी वैल्यूएशन जो है सस्ते। ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल सकती है, यील्ड्स में और सुधार देखने को मिलेगा। लुपिन CLSA ने रेटिंग को कर दिया डाउनग्रेड और जो टारगेट है वो हालांकि 670 से एडजस्ट कर 1010 रुपये कर दिया। स्टॉक चल रहा है 1173 पर। HSBC होल्ड की रेटिंग दे रहे हैं, लक्ष्य 1101 से बढ़ाकर 1205 कर दिया है। बायोकॉन यहाँ पर HSBC मान रहे हैं कि नतीजे काफी सुस्त देखने को मिले थे। होल्ड की रेटिंग को बरकरार रखा है और टारगेट कट कर दिया है, 270 रुपये से घटाकर 245 कर दिया है। इंटरग्लोब एविएशन HSBC खरीदारी की राय दे रहे हैं, लक्ष्य 3230 से घटाकर 3140 कर दिया है। यूनाइटेड स्पिरिट्स UBS खरीदारी की राय दे रहे हैं, लक्ष्य 1200 से बढ़ाकर 1265 कर दिया है। और अंत में AB फैशन, जहां पर सिटी खरीदारी की राय दे रहे हैं 270 के टारगेट के लिए। ओके, तो ये है ढेर सारी रिपोर्ट्स जिन पर आज रहेगा आपके लिए भरपूर एक्शन। आइए इसी एक्शन को बढ़ाते हैं आगे। और आज है मैच डे और मैच के दिन प्लेयर ऑफ द डे देने को तैयार है एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल। कुणाल जी, सुप्रभात। करें शुरुआत, बताएं सर आपका प्लेयर ऑफ द डे। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, सबसे पहले तो एक नहीं बल्कि 2 प्लेयर्स ऑफ द डे हैं, क्योंकि अनिल जी आज 2 बड़े इवेंट्स हैं। तो बाजार में बड़ी तेजी है और सुबह अनिल जी आपकी शॉर्ट मैंने देखी, आपका जो ट्विटर पर आपने वीडियो डाला हुआ है, तो 2 इवेंट्स हैं, एक मैच है और दूसरा बाजार की आज बड़ी गैप अप ओपनिंग होने वाली है। तो एक नहीं बल्कि 2 प्लेयर्स अनिल जी खिलाएंगे, एक मैच में और एक बाजार में। अरे वाह, मोर द मेरियर। बताएं सर पहला। अनिल जी, एक तो मुझे लगता है सरकारी बैंकों में एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट हमने आता हुआ देखा और मुझे लगता है कि ये तेजी कायम रहेगी। सोमवार को हमने बड़ा शानदार ब्रेकआउट सरकारी बैंकों के इंडेक्स पे भी आता हुआ देखा है। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट बैंक्स पे, PSU बैंक्स पर फोकस करें। इंडियन बैंक कैश मार्केट से खरीदारी की राय है। बड़ा ब्रेकआउट हुआ है 440 रुपए के ऊपर। मुझे लगता है कि स्टॉक में और तेजी बनेगी। 440 जो कि ब्रेकआउट का लेवल है, वहीं स्टॉप लॉस रखकर इंडियन बैंक खरीदे। 457, 465 ये 2 टारगेट्स हैं इंडियन बैंक के लिए। और खरीदारी की राय है L&T फाइनेंस होल्डिंग में, जहां पर मुझे बड़ी अच्छी तेजी दिख रही है। मुझे लगता है NBFCs में भी तेजी बनी रहेगी। तो L&T फाइनेंस होल्डिंग पर भी खरीदारी की राय है। 142 रुपए पर स्टॉप लॉस, 150 और 155 2 टारगेट। ओके, इंडियन बैंक और L&T फाइनेंस दोनों खरीदें, ये है राय आपके लिए आती हुई। इंडियन बैंक में आपके सामने लेवल से नोट कर ले
440 से ब्रेकआउट हुआ है, वहीं पर आपको स्टॉप लॉस लगाना है 457 और 465 दो टारगेट के लिए। और साथ ही साथ कुणाल जी की तरफ से L&T फाइनेंस भी खरीदारी करने की राय है और यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है 142 के स्टॉप लॉस है, बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस है 150 155 के टारगेट के लिए। ये है आपके लिए राय। आइए विश्वेश जी का भी किया जाए स्वागत। सुप्रभात विश्वेश जी, बताएं सर प्लेयर ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी। देखिए मैंने भी दो प्लेयर ऑफ द डे चुने हैं। पहला है पीएनबी। मुझे लगता है कि प्रीवियस सेशन में काफ़ी अच्छा प्राइस एक्शन था और काफ़ी अच्छा क्लोज आया था। 79.10 का एनएससी का क्लोजर। मुझे लगता है आज के दिन में हम 83 तक के लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो प्लेयर ऑफ द डे में पहला जो ओपनर बैट्समैन होगा वो होगा पीएनबी विद 77.5 एज अ स्टॉप लॉस। दूसरा अनिल जी मुझे लगता है एफएनओ स्पेस से ही काफ़ी लंबे समय बाद हमें एक बहुत बढ़िया क्लोजिंग प्लस लेवल दिख रहे हैं, वो है सन टीवी। सन टीवी का 672 का क्लोज था। तो सेकंड ओपनर जो मेरी ओर से है वो सन टीवी है, 672 का क्लोज है। यहाँ पे स्टॉप लॉस जो है काफ़ी छोटा है अनिल जी, तो मुझे लगता है यहाँ पे 659 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी चाहिए और थोड़ा टाइम देना चाहिए। ये वो वाला बैट्समैन है जो मुझे लगता है पूरी सीरीज़ खेल सकता है। तो यहाँ पे अगर सीरीज के टारगेट देखें तो 725 730 के लगते हैं, पर मुझे लगता है इंट्राडे में आज 685 टू 690 तक के लेवल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 685 690 और 725 ये है टारगेट जो सन टीवी के लिए लेकर आप चलें। यहाँ पर खरीदारी करने की राय आपके लिए आती हुई। आइए अमरीश सर भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सर गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। बताएं सर प्लेयर ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीप। प्लेयर ऑफ द डे और प्लेयर ऑफ द ईयर होगा BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। ये BEL डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स में है। इंडियन डिफेंस फोर्सेस का प्राइमरी प्रोवाइडर है ऑफ रेडार, कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर टेक्नोलॉजी, और सिविलियन प्रोडक्ट्स में बनाते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, जो अभी काफ़ी ज़रूरत पड़ेगा। बाकी जो एरियाज टारगेट कर रहे हैं इन लोग वो है सिविल एविएशन, मेट्रो सिस्टम्स और रेलवेज। 9 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं इनके, अलॉन्ग विद 4 रिसर्च फैसिलिटीज। R&D स्पेंड करीब 9% ऑफ द रेवेन्यू है। 800 करोड़ का केपेक्स कर रहे हैं अभी, और करीब $US 300 मिलियन का एक्सपोर्ट बुक है। टोटल ऑर्डर बुक करीब 68,000 करोड़ का है। तो काफ़ी बेनिफिट हो रहा इनको फ्रॉम राइजिंग डिफेंस स्पेंड इन इंडिया एज वेल एज अक्रॉस द ग्लोब। Q2 का जो अर्निंग्स था काफ़ी अच्छा था। एबिटा इम्प्रूव करीब 17% YOY और 51% QOQ। पैट इम्प्रूव हुआ है 26% YOY एंड 47% QOQ। तो FY25 का जो EPS का अनुमान है करीब 6 रुपीज़ का है, और यहाँ पे मेरा टारगेट बनता है 180 का। ओके, 180 के बड़े टारगेट के लिए करें खरीदारी। ये है आपके लिए राय BEL पर आती हुई अमृतसर की तरफ से। आइए सुमित जी भी हमारे साथ तैयार हैं कल के बड़े भारी जबरदस्त सेलिब्रेशंस के बाद। और कल तो सुमित जी काफ़ी बिजी रहे हैं, ऐसा मुझे कुणाल जी ने बताया है। क्यों? वो तो सुमित जी बताएंगे। सुमित जी बताएं सर क्यों बिजी थे कल आप, और साथ ही प्लेयर ऑफ द डे भी। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग। अनिल जब फेस्टिवल है, फेस्टिवल में तो बिजी रहना बनता भी है फैमिलीज के साथ, और थोड़ा घूमना फिरना, थोड़ा सा पटाखे, तो सारी चीजों में थोड़ा बिजी रहते ही हैं। इसमें तो सभी बिजी थे, आपका इसमें स्पेशल और एक्स्ट्रा क्या? अनिल जी मेरा भी यही था, स्पेशल एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है अनिल जी। कुणाल जी बोले कल बाल दिवस था तो सुमित जी ज्यादा बिजी थे। सुमित जी, कुणाल जी आपको पूरा पक्का भरोसा है ना ऐसा? अनिल जी बाल बच्चों के साथ पक्का भरोसा है। और अनिल जी आज भी जी कुणाल जी आज भी बिजी रहेंगे अनिल जी, सुमित जी। और आज अनिल जी भाई दूज है, तो अनिल जी कईयों के भाई हैं सुमित जी, तो आज भी व्यस्त रहेंगे। हाँ। तो आज भी इनकी व्यस्तता कम नहीं होने वाली है। इतना क्यूट भाई कहाँ मिलेगा ऐसा, मतलब जिस किसी को भी एक अच्छे से क्यूट सुंदर सुशील भाई की तलाश है, वो यहाँ सुमित जी पे आके उनकी खत्म होनी चाहिए। जी सुमित जी, तो आपको सबसे ज्यादा भाई दूज की भी शुभकामनाएं। बताएं सर आपका प्लेयर ऑफ द डे। जी अनिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी। अनिल जी प्लेयर ऑफ द डे के लिए जो स्टॉक मैंने चुना है वो बैंकिंग स्टॉक है। बैंकिंग स्टॉक में इंडसइंड बैंक चार्ट्स के ऊपर बढ़िया दिख रहा है। इंडसइंड बैंक यहाँ से एक बढ़िया ऊपर का मूव दिखाना चाहिए। तो 1509 का कल का क्लोजिंग है, इसके आसपास खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। स्टॉक का जो नीचे में सपोर्ट है 1470 1480 के पास है, तो 1470 का स्टॉप लॉस लगा के इंडसइंड बैंक में खरीदारी करें। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं 1550 का पहला टारगेट, 1575 का दूसरा टारगेट। तो इंडसइंड बैंक में खरीदारी करें 1550 1575 के टारगेट्स के लिए। इंडसइंड बैंक सुमित जी और अनिल जी दोनों के सोच विचार मिलते हुए दिख रहे हैं। अनिल जी ने आज स्टॉक ऑफ द डे में भी इंडसइंड की बात करी। एक तरह से अनिल जी का भी प्लेयर ऑफ द डे ही मान लिया जाए इसको।
जिस तरह से इसमें एक्शन बन रहा है। MSCI इंक्लूजन का इसे फायदा होगा। कुछ और स्टॉक्स भी हैं जहां पर आपको एक्शन बनते हुए दिख सकता है और MSCI इंक्लूजन का फायदा इन काउंटर्स पर भी आपको आते हुए दिख सकता है। टाटा कम्युनिकेशंस, कुणाल जी एक बार इस पर राय लेना चाहूंगा, ये भी MSCI में आ गया है, एक्शन में तो खैर रहता ही है, हमारे भी एक पसंदीदा शेयर है सर, जरा बताएं टाटा कम्युनिकेशंस पर आपकी राय। देखिए एक अच्छी रिकवरी हुई दीपांशु, नीचे के लेवल से स्टॉक बिल्कुल टेक्निकली चल रहा है। स्टॉक में हमने एक बड़ा करेक्शन देखा, 1950 से करेक्ट होकर के स्टॉक 1550 तक गया और वहां पर 200 डेज एवरेज से इंटरैक्ट करके वापस स्टॉक में एक अच्छा पुलबैक आ रहा है। तो मुझे लगता है कि जैसे ही स्टॉक 1750 के ऊपर निकलेगा, 1750 पर अब इमीडिएट हर्डल है, ये लेवल पार हो तो ये स्टॉक वापस से अपने ऑल टाइम हाइस की तरफ बढ़ेगा। तो मेरी राय में जिनके पास पोजीशन है बिल्कुल बने रहे, 1750 के ब्रेकआउट पर वापस से खरीदारी की भी राय आएगी। ओके, तो ये है आपके लिए टाटा कम्युनिकेशंस, इस पर रखिएगा नजर, एक्शन में आ सकता है। टाटा मोटर्स, इस पर भी आपको एक्शन दिख सकता है। एक तो टाटा मोटर्स का DVR अब शामिल हो गया है MSCI ग्लोबल इंडेक्स में। इसके अलावा आप देख रहे हैं टाटा टेक्नोलॉजीज का IPO आ रहा है, टाटा, जिसमें टाटा मोटर्स की 11.5% की हिस्सेदारी है। 22 तारीख को यह IPO खुल रहा है। S&P ने टाटा मोटर्स की रेटिंग बढ़ाई है, BBB आउटलुक स्टेबल से BB पॉजिटिव आउटलुक पॉजिटिव कर दिया है। पिछले हफ्ते हमने देखा था मूडीज ने भी यही एक्शन लिया था। अमरीश सर, काफी सारे ट्रिगर्स एक साथ आ रहे हैं टाटा मोटर्स के लिए, एक बार इस पर अपनी राय भी दें सर। काफी नो डाउट, और जिस हिसाब से सेल्स भी हो रहे हैं इनके, दैट्स आल्सो एक्सीलेंट। लाइक मुझे लगता है कि यहाँ से काफी डिसेंट अपसाइड है टाटा मोटर्स के लिए, पर इमीडिएट मुझे लगता है कि इट कैन गो टू लेवल्स ऑफ अबाउट 670 680। ओके, तो ये है आपके लिए 670 680 के टारगेट के टाटा मोटर्स पर खरीदारी की राय। एक बार चार्ट्स पर भी राय ले लेते हैं क्योंकि ये एक्शन में रह सकता है। विश्वेश जी, टाटा मोटर्स चार्ट्स क्या कहते हैं सर इसकी? दीपांशु काफ़ी स्ट्रॉन्ग चार्ट है और मेरा ऐसा मानना है कि रीसेंट जो पुलबैक आया था वो पुलबैक में स्टॉक बहुत ज़्यादा नहीं गिरा था। मुझे लगता है ये अपमूव में 680 700 भी जा सकता है क्योंकि ये स्टॉक काफ़ी लंबे समय बाद एक बहुत बड़ी रेंज के बाहर निकला है। तो मुझे अगर पर्सनली पूछो तो मुझे लगता है कि टाटा मोटर डेफिनेटली यहाँ से अपमूव करना चाहिए। 680 इमीडिएट टारगेट होगा। फॉर सम रीज़न अगर 645 40 मिलता है तो मेरे हिसाब से ऐड करना चाहिए दीपांशु। ओके, तो ये है आपके टाटा मोटर्स, इस पर रखिए नजर, टेक्निकली फंडामेंटली अच्छा लग रहा है।